दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मिशन 2024 पर चर्चा हो रही है और 2 दिनों तक बीजेपी नेता उन मुद्दों पर चिंतन मंथन करेंगे 2024 को फतह करने में अहम कड़ी साबित होने वाली है। चुनाव बड़ा हो या छोटा, बीजेपी हर चुनाव को शिद्दत से लड़ती है, उसे जीतने की तैयारी करती है और इस बार तो चुनाव भी बड़ा है और हैट्रिक लगाने की बारी है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक उसी रास्ते का पहला पड़ाव है। बीजेपी का मिशन 2024। मिशन 2024 का शंखनाद। कमजोर सीटों पर बीजेपी की नजर। लोकसभा चुनाव सिर पर है, 10 विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी दलों का एक्टिव होना लाजिमी है। बीजेपी के बारे में तो वैसे भी कहा जाता है कि ये पार्टी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है और ये दिखता भी है। लोकसभा चुनाव 2024 में है, लेकिन बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। खुद पीएम मोदी इसे लेकर सजग हैं। दिल्ली में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा है। मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। पीएम मोदी उत्साह भरने के लिए मीटिंग से पहले रोड शो कर रहे हैं, फिर चुनावी मंत्र दे रहे हैं। इस बैठक में बीजेपी कई मुद्दों पर चर्चा कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इस महीने के आखिर में पूरा हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए नड्डा के कार्यकाल का विस्तार संभव है। इसके अलावा संगठन से छेड़छाड़ नहीं करने की रणनीति, चुनावी राज्यों के संगठन में फेरबदल पर चर्चा संभव है। गुजरात फॉर्मूले पर काम करने के निर्देश, धर्म परिवर्तन को मुद्दा बनाने की प्लानिंग, 10 विधानसभाओं के चुनाव पर चर्चा। लोकसभा में बीजेपी की कमजोर सीटों पर चर्चा। लोकसभा की 160 सीटों पर कमजोर है बीजेपी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का जो उद्घाटन भाषण हुआ, उसके मुख्य अंशों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष जी ने कार्यकारिणी समिति के सारे सदस्यों का आह्वान किया कि 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जिन राज्यों में कुछ लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमजोर है, उस लिस्ट में बिहार का भी नाम है। बिहार की 10 लोकसभा सीटों को इसमें शामिल किया गया है। 2024 को बीजेपी महायुद्ध मान रही है, विजय का संकल्प ले चुकी है। विजय पराजय तो कल की बात है, लेकिन आज की बात यही है कि तैयारी पुख्ता हो रही है विपक्ष को फिर से पटखनी देने की। दिल्ली से संवाददाता विनीत की रिपोर्ट। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पहले दिन के चिंतन मंथन को समझिए। 2023 में एक भी चुनाव नहीं हारने का संकल्प बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया है कि पार्टी को अभी से चुनाव की तैयारी में लगना होगा और इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव में जीत दर्ज करनी होगी। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में 2024 की रूपरेखा तैयार की गई है और 2023 में अगर 9 राज्यों में बीजेपी को हार का मुंह नहीं देखना पड़ा तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि 2024 की बुनियाद इसी पर तैयार होगी। तो कमजोर लोकसभा और बूथों पर बीजेपी की नजर है। कमजोर बूथ को मजबूत करने के क्रम में 72,000 इसे चिन्हित किया गया है। पीएम ने इसका निर्देश दिया था। लोकसभा के 100 और विधानसभा के 25 बूथ चिन्हित किए गए थे। 1,30,000 बूथ तक पार्टी पहुंच चुकी है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक्सटेंशन संभव बताया जा रहा है। बीजेपी 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव की स्ट्रैटेजी बना रही है और महज हफ्ते भर बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में करीब साल भर का वक्त बचा है। इसलिए ज्यादा संभावना इस बात की है कि नड्डा को 2024 तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है और चुनाव के मद्देनजर संगठन से छेड़छाड़ नहीं करने की रणनीति पार्टी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाए जाने की एक अहम वजह मानी जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर इन दिनों बिहार की सियासत के केंद्र में हैं। पहले रामचरितमानस पर सवाल उठा दिया, फिर बिहार को तेजस्वी बिहार कह दिया। जब सियासी पारा गर्म हुआ तो यशस्वी बिहार कर दिया। रिपोर्ट देखिए। बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। महज 8 शब्दों के इस ट्वीट ने बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को एक बार फिर से सियासत के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने के बाद सामने आए इस ट्वीट के सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। तेजस्वी बिहार को लेकर विपक्ष अपने मायने निकाल रहा है, जबकि सहयोगी जेडीयू भी इशारों इशारों में नीतीश कुमार को ही बिहार का सर्वमान्य नेता मान रही है। नीतीश जी, सरकार नीतीश सरकार, लेकिन आपके मंत्रिमंडल का ही शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? बिहार किसका? बिहार तेजस्वी का। तो संभल जाइए। राजद के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, आप नहीं संभले तो आपको राजद पिछले दरवाजे से आउट कर देगा और सत्ता पर काबिज हो जाएगा। सभी लोग जानते हैं कि इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया है और तेजस्वी यादव जी ओजस्वी है, तेजस्वी है, इस पे कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मजबूती से काम किया। शिक्षा मंत्री के इस ट्वीट पर खुद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। अव्वल तो उन्होंने यही कहा कि हर ट्वीट पर रिएक्शन देना उनके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन बाद में मुस्कुराते हुए ये भी कहा, तेजस्वी का मतलब सिर्फ मैं नहीं। आप बता रही अभी तो हम देखें क्या है। ट्वीट तो सबके अपना ट्वीट पे दे गिव देयर ओपिनियंस ना, तो जरूरी नहीं कि हर एक ट्वीट पे आई शुड गिव अ रिएक्शन। इट्स नॉट नेसेसरी। बट अच्छी बात है, शिक्षित बिहार क्यों ना हो। अब उन्होंने लिखा है तो तेजस्वी मीन्स नॉट ओनली मी ना, तेजस्वी है तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके मायने आप लोग सब लोग जानते हैं। ये दूसरा मौका है जब शिक्षा मंत्री ने आरजेडी को असहज स्थिति में ला दिया है। इससे पहले श्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी को लेकर जेडीयू आरजेडी से अलग लाइन ले चुकी है। तब मंत्री जी ने बयान से बवाल मचाया था। इस बार लिखकर असहजता पैदा कर दी है, लेकिन ट्वीट के तूल पकड़ते ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक दूसरा ट्वीट जारी किया, जिसमें तेजस्वी की जगह यशस्वी बिहार लिखकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या महागठबंधन में सब कुछ कंट्रोल में है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, विनीता मिश्रा और अमित कुमार की रिपोर्ट। ट्वीट पर घमासान के मायने को समझिए। चंद्रशेखर के रामचरितमानस वाले बयान पर घमासान हुआ। जेडीयू के जो नेता थे, उन्होंने खुलकर चंद्रशेखर का विरोध करना शुरू कर दिया। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी नहीं कहा और पहले तेजस्वी बिहार और फिर यशस्वी बिहार से गुणगान किया गया ट्विटर पर। नीतीश की चुप्पी से चंद्रशेखर को यहां पर बल मिलता दिख रहा है कि नीतीश अगर चुप है तो यहां बात आगे बढ़ाई जा सकती है, कोई भी कुछ कह सकता है। आगे बढ़ते हैं। सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से समाधान यात्रा पर निकलेंगे और इस बार अरवल और जहानाबाद उनकी यात्रा का पहला पड़ाव होगा। जहानाबाद में सीएम की यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरकार आ रहे हैं। सड़कों की सूरत बदल रही है। शौचालय की सफाई हो रही है। जीवंत हो गई जल मीनार। अतिक्रमण मुक्त हो गया तालाब। तालाब में बोटिंग की व्यवस्था हो गई। ओपन जिम भी टाइट है। व्यवस्था टाइट है, बस सरकार के आने की देरी है। समाधान यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार जहां जहां से गुजरेंगे उसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जहानाबाद के मांदिल पंचायत में मुख्यमंत्री विकास कार्यों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे। मांदिल में रोड से मिट्टी हटाई जा रही है, नल जल योजना को सुधारा जा रहा है।
स्कूल का रंग रोगन हो गया है, शौचालय को सुंदर बना दिया गया है। दलित बस्ती में सरकार लोगों से संवाद भी कर सकते हैं, इसीलिए गलियों की सड़कें भी बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री के कदम दलित बस्ती से निकलकर गांव के दूसरे इलाकों में भी पड़ने वाले हैं, इसीलिए पंचायत भवन बिल्कुल नया लग रहा है। तालाब तो साफ हो ही गया, उसमें बोटी की व्यवस्था भी हो चुकी है। तालाब के बगल में ओपन जिम भी बनकर तैयार है। कुल मिलाकर गांव की बिगड़ी सेहत अब ठीक नजर आ रही है और काफ़ी कम समय में बहुत कुछ यहाँ हम लोग मतलब हो सका है। और पहले से यहाँ सब कुछ तैयार, लगभग तैयार था और उसी का हम लोग रंग रोगन कर रहे हैं, किए हैं। और काफ़ी उत्सुकता है हम लोगों में, पूरे पंचायत के सभी तमाम जितने भी ग्रामवासी हैं सब काफ़ी उत्सुक हैं कि हमारे ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होगा। हाँ, आ रहे हैं। जल जीवन हरियाली उनका फोकस है। आपका दीदी जीविका है। बिहार सरकार जो भवन यहाँ बना है, इसके लिए दलित टोला में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये सब विकास कार्य नया है कि पहले से होता आ रहा है? पहले से होता आ रहा है, लेकिन अभी तो वर्तमान नया है। पहले से कुछ यहाँ नहीं था। कितना दिन पहले काम शुरू हुआ? ये कितना दिन पहले हुआ? 4-5 दिन 6 दिन से चल रहा है आपका काम। समाधान यात्रा का मकसद ही समस्या का अंत कर देना है। तस्वीरें देखकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि सरकार के आने से पहले ही मांदिल पंचायत में समस्याओं का जो अंबार लगा था उसे ढहा दिया गया है। अब अगर कुछ बच गया होगा तो उसे मुख्यमंत्री के निर्देश पर सुधार दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। अब समाधान यात्रा के मकसद को समझिए और यह भी जान लीजिए कि इस बार सीएम कहां-कहां जाएंगे। समाधान यात्रा के दूसरे चरण में सीएम 17 जिलों में जाएंगे और इस बार सीएम जहानाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, गया, नवादा, खगड़िया, इसके साथ मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका और इसके साथ कैमूर भी जाने वाले हैं। समाधान यात्रा का मकसद समस्या का तुरंत निवारण है। सीएम ने अपनी यात्रा का नाम समाधान यात्रा रखा है, जिसका मकसद है सीएम के सामने आने वाली हर समस्या का निपटारा। मुख्यमंत्री की ये हर संभव कोशिश होती है कि समस्या का ऑन द स्पॉट निपटारा हो जाए, खात्मा हो जाए। विकास का जायजा लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करते हैं और सीएम हर जिले में विकास कार्यों की गति का जायजा लेते हैं और जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर उसकी समीक्षा करते हैं और निर्देश दिया जाता है। सीएम का जनता और जीविका दीदियों से संवाद, इस बार सीएम सभा को संबोधित नहीं कर रहे हैं बल्कि जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और साथ ही विकास में सहायक जीविका दीदियों से भी चर्चा करते हैं ताकि ग्राउंड रिपोर्ट से वो मुखातिब हो पाएं। जनता की नब्ज टटोलकर रणनीति पर काम करना सीएम का जनता के बीच जाने का एक और मकसद है। वो जनता संवाद करते हैं और अपने काम और सियासी अनुभवों के आधार पर उनकी नब्ज को भांपते हैं ताकि चुनाव रणनीति बनाने में वो काम आ सके। आगे बढ़ते हैं। दुमका के शिकारीपाड़ा इलाके में करकट्टा पहाड़ से बड़ी संख्या में विस्फोटक बरामद किया गया। नक्सलियों की ओर से विस्फोटक छुपा कर रखा गया था। दुमका पुलिस और कमांडेंट ने सर्च अभियान चलाकर विस्फोटक बरामद किया है, जिसमें 220 न्यूजेल जेलेटिन 411 डिटोनेटर शामिल है। विस्फोटकों के इस जखीरे को देखिए, देख लीजिए मौत के इस सामान को। इसमें 220 न्यूजेल जिलेटिन 411 डेटोनेटर हैं। इन विस्फोटकों के जरिए कितना बड़ा धमाका हो सकता था, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मौत का ये सामान इकट्ठा करके रखा था नक्सलियों ने, जिसे दुमका के शिकारीपाड़ा इलाके के करकट्टा पहाड़ से बरामद किया गया। सामग्री के बरामदगी हेतु एक टीम बनाया गया, जिसमें एसएसबी के कमांडेंट द्वारा 3 ऑफिसर उसमें डिप्यूट किए गए। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उसके डीएसपी और साथ में थाना प्रभारी भी डिप्यूट किए गए और हमें नियोजेल से लेकर के कॉर्डेक्स और ये नया उनका जो बैजेस होते हैं नक्सलियों के, वो मिले हैं। सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी तब मिली जब दुमका पुलिस और 53वीं वाहिनी के कमांडेंट ने सर्च ऑपरेशन चलाया। जिले के एसपी और कमांडेंट को सूचना मिली थी कि दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाने के आसपास के वन क्षेत्र करकट्टा पहाड़ में नक्सलियों ने विस्फोटक छुपा कर रखा है।
इसी सूचना के आधार पर करकट्टा पहाड़ी वन क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान करकट्टा पहाड़ी क्षेत्र के निचले हिस्से में उपला मिट्टी दिखाई दी, जहां कुछ झाड़ी और पेड़ लगाए गए थे जो सूखे हुए थे। पुलिस ने जब इस जगह की तलाशी ली तो हथियारों का जखीरा मिला। ये अभी जांच का विषय है कि चूंकि ज़मीन के अंदर जो रखा रहता है सामग्री तो वो जल्दी ही ख़राब भी हो जाता है, तो इसको अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि वो कितना पहले रखा गया था, परंतु इस पर हम लोग जांच करके ये देखेंगे कि किसने रखा था और कब रखा था। हाल के दिनों में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ कई बड़ी कामयाबी मिली है। दुमका के शिकारीपाड़ा में विस्फोटकों के जखीरे की बरामदगी उन्हीं कामयाबियों में अगला कदम है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। दुमका में नापाक साजिश की पूरी कहानी को समझिए। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। दुमका जिले में सुरक्षा बलों द्वारा लगातार नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी भी मिल रही है। 26 जनवरी को दुमका को दहलाने की साजिश थी। नक्सलियों की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका को दहलाने की एक बड़ी योजना रची गई थी, लेकिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। दुमका में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक और इसके साथ 27 बंदूकें भी बरामद की हैं। शिकारीपाड़ा के करकट्टा पहाड़ पर नक्सलियों की नजर थी और एसएसबी और पुलिस जवानों ने शिकारीपाड़ा के करकट्टा पहाड़ से भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद किया। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखिए इस वक्त की हेडलाइंस।